What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये पिक्चर आप में से एक लोगों के द्वारा मुझे जीमेल पर शेयर की गई। बड़ी ही प्यारी पिक्चर है यार, एक बार इसको ध्यान से देखिए तो सही आप लोग। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी अपनी ब्यूटी, इन सब चीजों पे जो ब्रांडेड आइटम के आप लोग नाम लेते हो उनके ऊपर कभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इवन जब ये प्रेसिडेंट जी से जो पद्मश्री अवार्ड लेने गए उस टाइम पर भी इनकी कंडीशन आप लोग देखिए। ये होता है एक नेचुरल पर्सन। कोई बोला गया है कि कोई फेयर एंड लवली नहीं है, कोई रिबोक के शूज नहीं है, कोई लिवाइस की जीन्स नहीं है, रेबन का कोई ग्लास नहीं है, चश्मा आप लोगों के सामने, पर फिर भी डिटर्मिनेशन और जो डेडिकेशन है वो इन लोगों को यहां तक पहुंचाकर चला गया। यहां से आप लोग एक इंसान को समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूं। जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि प्रेसिडेंट हाउस में जहां पर वो रहते थे उनके द्वारा अलग से एक छोटा सा रूम बनाया गया, जहां पर उसको आप लोग थोड़ा सा अगर नॉर्मल भाषा में बोलो उसको एक कुटिया टाइप की, नहीं बोलते हैं कि थोड़ी सी जैसे साधु संत अपनी कुटिया बनाते थे, तो वहां पे बैठकर मैक्सिमम टाइम वो कई बार अपना बिताते थे। ऑफिशियल चीजें जब होती थी तब तो प्रेसिडेंट हाउस में जाते थे नॉर्मल तरीके से, पर लेकिन मैक्सिमम वो टाइम अपना वहां पर बिताते थे जब कुछ पढ़ना होता था, कोई इस तरीके से उन्हें अपना मन लगाना, ध्यान लगाना, वो सारी चीजें। तो ये इंसान जो है ना वो अपने आप को जब ग्राउंड से कनेक्ट रखता है वो इंसान हमेशा बहुत ऊंचा जाता है। और जो इंसान जरा सा लाइफ में कुछ अचीव किया नहीं और दिखने लगते हैं उनके रंग आप लोगों को, वो आप लोगों को नजर आएंगे एक तरीके से इस कैटेगरी में कि वो जल्दी ही आप लोगों को फिर रोते हुए भी नजर आएंगे। दुनिया भर का सामान ले लेंगे, लोन पर ये निकाल, लोन पर वो निकाल, और फिर बाद में आप लोगों को उनकी कंडीशन देखना। दिखाने के लिए जो दुनिया में जी रहा है आज की डेट में वो कभी भी ना तो खुश रहेगा, मन से भी खुश नहीं रहेगा, और ना ही उसकी जिंदगी में कभी शांति रहने वाली है। वो हमेशा इरिटेट रहेगा। तो एक नेचुरल तरीके से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करो। जो है तो है, नहीं है भाई साहब हमारे पास में लिवाइस की जींस, हम जैसे कपड़े मिल रहे हैं उनमें खुश हैं, पर अपने काम पर पूरा फोकस है। तो काम पर फोकस देना अगर एक बार सीख लिया तो फिर वही बात मुझे याद आती है एपीजे अब्दुल कलाम सर की। वो हमेशा ये बोलते थे कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी। अगर आप लोगों की जो भी ड्यूटी है, अगर आप लोग एक किसान है, खेती कर रहे हैं, एक सिपाही है, अपनी जॉब कर रहे हैं, बॉर्डर पर सिक्योरिटी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है अगर पढ़ाई कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है, एक टीचर अपनी टीचिंग कर रहा है, जो भी अपना कोई भी काम कर रहा है तो वो उसको पोल्यूट न करे। अगर उसको पोल्यूट कर दिया तो एक तरीके से आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आओगे, पर लेकिन अगर आप लोगों ने पोल्यूट नहीं किया तो दुनिया आप लोगों के सामने सर झुकाती हुई नजर आएगी। ये फैक्ट है, और नहीं समझ में आता है तो एक बार इंप्लीमेंट कर देखिए, आप लोग खुद जान जाएंगे ये सारी चीजें। यहां पर जो बात की जा रही है आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है ईस्ट चाइना सी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जाकर देख लीजिएगा ये चाइना का सी कहां पर है। फिर इसके बारे में हम लोग काफी कुछ डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पहले तो जल्दी हम लोग एक नजर डालेंगे जो आज की कुछ न्यूज है जिसके ऊपर की क्या चल रहा है दुनियादारी में, और फिर उसके बाद में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। उन एडिटोरियल में आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी आएगा। तो कई बार मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन भी देता हूं, पर लेकिन आप लोग लगता नहीं है 2 क्वेश्चन लिखते होंगे, पर फिर भी चलिए ट्राई करते रहा कीजिए। बीच में रेगुलर नहीं, बीच में जब भी मन करा करेगा 2 क्वेश्चन दे दिया करूंगा। एक तो डेली आप लोगों को लिखना ही है, एक क्वेश्चन तो जो मैं देता हूं, ठीक है, और एक क्वेश्चन अपना ऑप्शनल का लिख लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। ये 2 चीजें फॉलो करते रहिए, नैया पार हो जाएगी आप लोगों की। और खुद से प्रैक्टिस करना एक बार आदत बन गई तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जैसे कल एक फैमिली मेंबर का सिलेक्शन हुआ, जैसे पंकज कुमार, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था यहां पर। आप लोग ये देखिए कि टोटल पॉलिटिकल लेक्चर, करंट अफेयर, द हिंदू, एस्से प्रैक्टिस, जो भी आप लोग करते हैं, जो ऐसे हर वीक आप लोगों को देता हूं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अगर एक दूसरे के साथ में मिलकर आप लोग काम करें तो भी आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये नहीं कि जिनके पास में पैसा नहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर बिना कोचिंग के, बिना उसके सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा, बस थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेशन आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, और ज्यादा थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसको करने के लिए तैयार है तो भागकर सिलेक्शन होगा। किसी ने कहा कि सिलेक्शन नहीं होगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थी कुछ बातें। आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी का एडवर्टीजमेंट तो नहीं आया, वो आप लोगों को पता है। देखते हैं आज या कल में आता है या नहीं आता है, पर लेकिन यहां पर अभी लेटरल जो एंट्री है उसका अभी नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा ला दिया गया है। यहां पर जो बेसिकली प्रेजेंट अभी जो नोटिफिकेशन आया इसमें 30 वैकेंसी बोला गया यहां पर फिल की जाएंगी। ये जो 30 वैकेंसी यहां पर 3 तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक पर जाएंगे, और 27th यहां पर ये डायरेक्टर लेवल पर जाएंगे। नॉर्मली पहले क्या होता था, ये जो पोस्ट जाती थी, ये जो सीनियर ऑफिसर होते थे, जो यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते थे, वो यहां पर जाते थे। पर लेकिन गवर्नमेंट को ये लगता है कि यहां पर जो यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस की पोस्ट या फिर जो आईपीएस या फिर किसी और अगर सर्विस में आप लोग जाते हैं, वो जर्नलिस्ट टाइप में होते हैं। यानी एक तरीके से उन्हें थे कि एक जो जर्नलिस्ट जो होता है एक तरीके से एक नॉर्मल टाइप में सारी चीजें जानता है मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। वो एक तरीके से एक्सपर्ट नहीं होता किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो इनको लगा कि यार एक्सपर्ट लेने हैं, तो ये एक तरीके की एक
बैकडोर एंट्री है जो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये भी एक बैकडोर एंट्री है। अगर आप लोग अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जाते हैं, जैसे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए जाते हैं 3 साल के लिए रहता है स्टार्टिंग में। अगर लगता है कि सही काम कर रहा है तो 5 साल तक भी उसको एक्सटेंड किया जाता है। यहां पर गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहती है कि कभी भी निकालकर फेंक दो इस पर्टिकुलर पर्सन को अगर लग रहा है कि प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहां पर ये ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। हालांकि इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था कई बार कि ये सही तरीका नहीं है लेटरल एंट्री करने का। चलिए जो भी है इसका एडवर्टीजमेंट आया, बाकी अपना एडवर्टीजमेंट कब आएगा वो जब भी आएगा तुरंत आप लोगों को उसकी वीडियो मिल जाएगी पूरी डिटेल के साथ में, कैसे कैसे नोटिफिकेशन और क्या क्या चीजें हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। छोटा सा एक ओवरव्यू है यहाँ पर, जो अभी आप लोगों को पता उत्तराखंड में जो त्रासदी देखने को मिली उसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, सब चीजें नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में एक एडिटोरियल भी है, डिटेल में डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ये बात की जा रही है पोंग सो लेक के बारे में, कहां पर ये लोकेटेड है देखेंगे डिटेल में, क्या क्या चीजें हैं अभी इंडिया और चाइना के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, तो पूरा डिटेल में ये न्यूज में डिस्कस करने वाला हूं, तो काफी अच्छे से यहां पर इसको समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उनके बारे में बात की जा रही है। ओटीटी को बोलते हैं यहां पर ये ओवर द टॉप। ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, ओवर द टॉप, याद रखना कंफ्यूज मत होना। ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा बोला गया है कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेंगे। देखिए एक तो ये तरीका होता है, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं आंसर राइटिंग ग्रुप में कि मैं आप लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दूंगा अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करेगा। एक आप लोग है कि सर आपको प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से रेगुलेट करेंगे, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे और हम बिल्कुल सही तरीके से आंसर पोस्ट करेंगे। एक वो तरीका हो गया। तो दोनों में डिफरेंस समझिए, एक तो मुझे फोर्स करना पड़ रहा है अपने आप लोगों को कि आप लोग ये काम कीजिए, एक है कि आप लोग अपने आप एक अच्छा माहौल बनाए हुए हैं, तो उसमें मेरी एनर्जी भी कम लगेगी और आप भी एक तरीके से सही डायरेक्शन में अपना काम करते रहेंगे। अगर वहां पर कोई ऐसा गलत काम करता हुआ आ रहा है पर्सन, तो फिर वहां पर मुझे भी अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसकी भी नेगेटिव एनर्जी लगेगी, मेरा भी एनर्जी वेस्ट होगी, उसको हटाना पड़ेगा, वो माइंड में चलेगा मैंने कहा फालतू में एक बंदे को हटा दिया। तो कई सारी ऐसी चीजें बनती हैं। सेल्फ रेगुलेटरी ये जो है इसी के बेस पर जर्मन के अंदर एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है जिसको बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट। सेल्फ पनिशमेंट, अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों ने कोई गलती कर दी है, अपने आप को पनिश करना स्टार्ट कर दिए। यानी कि अगर आप लोगों को लगता था कि आज का शेड्यूल फॉलो करना है, नहीं हो पाया, आज ये काम करना था नहीं हो पाया, तो सेल्फ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट अपनी जिंदगी में लेकर आइए। जिंदगी ना सुधर जाए आप लोगों की 3-4 महीनों के अंदर तो मुझे बता देना, अपने आप को पनिश करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर कोई और पर्सन इस काम को करता तो आप लोग उसको क्या सजा देते, इस तरीके से सोचिए और फिर देखिए अपनी लाइफ के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आएगा, आप लोग खुद समझ पाएंगे। तो यहां पर जो बात की जा रही है ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, तो इंटरनेट एंड द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको IAMAI आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा बोला गया कि 17 जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे अमेजन, हॉटस्टार, ये सारी चीजें जो भी हैं, इनके द्वारा सेल्फ रेगुलेशन जो प्रोविजन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो लास्ट ईयर इनके द्वारा बोला गया था। तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है, गवर्नमेंट अपनी साइड से जो भी रेगुलेशन लेकर आएगी वो सही है। फिलहाल ये अभी इनके द्वारा खुद से अपने आप को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर बन सकती है एक तरीके से, क्वेश्चन भी कि किस तरीके से अगर आप लोग एथिक्स के पेपर में भी जाते हैं तो वहां पर भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार कि यहां पर देखिए अगर कोई भी हम लोग देखें अपनी कंट्री में जैसे सिस्टम है, तो वहां पर क्या वो जो उन लोगों के फ्रेंडली है जो किसी न किसी तरीके से दिव्यांगन है या फिर डिसेबल जिनको बोलते हैं आप लोग, तो ये उस तरीके से फ्रेंडली है। अगर बस की बात करें या फिर आप लोग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग की बात करें, क्या उस तरीके से बोला जा रहा है कि ओनली 7% जो ऐसी बसें हैं आज के डेट में जो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए हैं, जिनके द्वारा एक तरीके से बस में चढ़ा भी नहीं जाता। आप लोगों ने देखा बस कितनी ऊंची होती है, तो क्या फिजिकली चैलेंज पर्सन वहां पर चढ़ सकता है? एक्सेसिबल कितनी चीजें हैं यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्शियली कितनी एक्सेसिबल है, तो ये डेटा यहां पर बताया गया है। तो ये जो इस तरीके का जो डेटा होता है यहां पर बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो टारगेट रखा गया था, एक कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन जब चलाया गया था उसमें बोला गया था कि 2022 तक का हमारा टारगेट यह है कि कम से कम 25% जो बसेस है कंट्री के अंदर उनको एक्सेसिबल बनाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है? तो सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट जो मिनिस्ट्री है जो कि हमारी कंट्री में, जिसमें आज के में डिपार्टमेंट ऑफ जो इंपावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो यहां पर काम करता है। किसके साथ में मिलकर? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो दोनों मिलकर यहां पर ये काम कर रहे हैं ताकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जो दिव्यांग है उनके लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके, और जो टारगेट रखा गया है क्या उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे, तो उसको भी यहां पर देखा जाएगा। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, चलिए एक्सेसिबल जो इंडिया कैंपेन है ये लॉन्च कब किया गया था, ये आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन जिसके बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़िएगा।
म्यांमार के अंदर आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो यहां पर जनता के द्वारा चुनी गई जो गवर्नमेंट थी आंग सान सुई की उनको उठाकर फेंक दिया गया। अभी कू हुआ वहां पर उनके आर्मी के द्वारा, तो इसके चलते यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक छोटा सा, अब जब मैं आप लोगों को एडिटोरियल बताऊंगा उसमें आप लोग देख पाएंगे, जैसे जब एडिटोरियल का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो यहां पर ये एक नोट आता है, जो जर्नलिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो यहां पर भी एक एक्सपीरियंस इनके द्वारा शेयर किया गया है। तो क्या है वो मैं आप लोगों को यहीं पर बताता हूं। देखिए, अगर आज के डेट में कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर उठाकर आप लोग फेंकते हैं, वो ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर हर एक पर्सन जो है वो वोट डालता है, उसको आप लोगों ने उठाकर फेंक दिया। जब आप लोग ऐसा माहौल देखेंगे कि एक मिलिट्री शासक जो है वो पावर में आ गया है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन रख पाता है कि हाँ चलो भाई बहुत टाइट सिक्योरिटी रखा दी, ये कर दिया वो कर दिया, पर लेकिन रियलिटी में जो डेवलपमेंट होना चाहिए एक होलिस्टिक सोसाइटी का, वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। सेम फंडा जो यहां पर 1999 में ये देखने को मिला था परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ, जब यहां पर पाकिस्तान के अंदर ऐसी दुर्घटना देखने को मिली थी, तो उस टाइम पर भी यहां पर ऐसा ही कू देखने को मिला था। रातों रात आगे बैठ गए जो मिलिट्री लीडर और उनके द्वारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको उठाकर फेंक दिया। तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, और ये आर्मी लीडर वो करते हैं जब उनका आखिरी जोन होता है, उनको लगता है कि अब पावर जाने वाली है, तो पावर को ग्रैब करने के लिए सोचते हैं कि चलते चलते इसका भी मजा ले लेते हैं, तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो यूएसए के द्वारा भी यहां पर सैंक्शन लगा दिए गए म्यांमार के ऊपर। तो देखते हैं कैसे यहां पर चीजें होगी। अभी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को सप्रेस किया जा रहा है आर्मी के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और इसमें कई बार तो ये बोलते हैं कि चाइना सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जो बाइडेन के सामने। जो बाइडेन के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिनमें से ईरान भी एक प्रॉब्लम है। उसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, उसको भी हम लोग देखेंगे, काफी डिटेल में चीजें डिस्कस करूंगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड भी। एक गेम से रिलेटेड न्यूज है यहाँ पर, 12th फेज इंटरनेशनल वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स जो है ये दुबई में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो हमारी कंट्री के द्वारा कई सारे मेडल यहाँ पर जीते गए। देवेंद्र और जो यहाँ पर निमसाइन के द्वारा गोल्ड जीते गए। यहाँ पर देखते हैं देवेंद्र यहाँ पर ये डिस्कस थ्रो में, तो ये ऐसे अगर आप लोग जैसे वनडे टाइप के जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां पर आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में भी आप लोग रख सकते हैं। बाकी और कई सारी न्यूज ऐसी है कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने अपना इतना करोड़ पैसे दे दिए दिल्ली में ऑफिस बनाने के लिए। कुछ लीडर ये बोल रहे हैं कांग्रेस के कि जो अमीरों का बजट है अमीरों के लिए है, अमीरों के द्वारा है, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है। जो जयंत साहब जो हैं, जो अभी कई सारे भाषण दे रहे थे किसानों की रैली में, उनको गिरफ्तार करने की बात की गई है। तो ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हल्का सा बता दिया आप लोगों को ताकि पता रहे कि चल क्या रहा है सोसाइटी में। आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक ओवरव्यू यहां पर ले लेते हैं, इसके बाद में इनको डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल यहां पर काफी जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ मैप बेस्ड में चीजें आप लोगों को बताऊंगा जिनसे मैप का क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और इंडिया चाइना के बीच में क्या चल रहा है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अच्छा आर्टिकल है, ढंग से समझेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या माहौल है हमारी कंट्री में, काफी डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बताऊंगा हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, अलग अलग कई कंट्रीज के बारे में क्या सोच रही है, ताकि एक अच्छा माइंडसेट आप लोग डेवलप कर सकें। जो बाइडेन की पॉलिसी ईरान के लिए क्या रहने वाली है, काफी सारी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिससे आप लोग में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे। डिजिटल सर्विस टैक्स डिस्क्रिमिनेशन क्या हमारी कंट्री में हो रहा है यहां पर ऐसा कुछ, तो समझेंगे इसके बारे में। क्या है ये, आखिर क्यों न्यूज में है, और कौन सी कमेटी थी जिसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, जो कि प्रीलिम्स यानी कि वनडे टाइप के जो एग्जाम होते हैं वहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये उत्तराखंड में जो भी अभी कंडीशन देखने को मिली उसके बारे में, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं। देखिए दो तरीके आप दो क्या कई सारे तरीके आप लोग बोल सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लोगों को जनरेट करनी है तो आप लोग कोयले से जनरेट कर सकते हो, आप लोग उसको जनरेट कर सकते हो पानी से, आप लोग जनरेट कर सकते हो विंड से, आप लोग जनरेट कर सकते हो सोलर से। तो अगर कोई ऐसा एरिया है जैसे हिली एरिया है, तो वहां पर आप लोगों के पास में एक ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों को देखना चाहिए जहां पर ज्यादा दिक्कत ना हो। तो यहां पर अभी एक इंटरव्यू भी है आज के न्यूज़पेपर में, उसमें यह बताया गया कि हम लोग जैसे कि अगर बात करें यहां पर हम लोग बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग बड़े बड़े बांध बनाकर ऐसे ऐसे पावर स्टेशन यहां पर बना रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, वो सही है, पर लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव अगर खोजा जाए हम लोग, इसके लिए होता है कि कल को कोई भी लैंडस्लाइड हो गया इस तरीके से जैसे अभी दुर्घटना देखने को मिली, ये काफी फर्जाइल एरिया हो जाता है, काफी ऐसा एरिया हो जाता है कभी भी यहां पर कोई भी ऐसी दुर्घटना देखने को मिल सकती है। तो बोला यह जाता है कि आप लोग क्यों ना यहां पर सोलर पैनल लगा लो, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो ऑल्टरनेटिव ऐसा यूज करो जो कि आसान रहे। यहां पर अगर विंड वाला भी एक बार को लगा सकते हो, पर लेकिन सबसे अच्छा तो सोलर पैनल है। सबकी छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा दीजिए, ना कोई लाइन लेके जानी है ना कुछ करना है, और बड़ा ही आसान तरीका भी होगा। तो ये तरीका आप लोग लेकर चलो, ना कि आप लोग वहां पर जो रिसोर्सेज है, चलिए पानी है समझ में आता है, पर लेकिन उसकी वजह से दुर्घटना जो देखने को मिल रही है उसमें एक बैलेंस कैसे आप लोग बनाकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऑल्टरनेटिव वहां पर खोज सकते हैं। जो भी वहां पर इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या फिर जो भी वहां पर पर्टिकुलर जियो साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोटोकॉल बताई गई है आप लोग उनको फॉलो कीजिए, जो सजेशन दिए गए
जैसे लास्ट टाइम केरला में लैंडस्लाइड देखने को मिली थी, दुनिया भर के लोग दबकर मर गए थे। तो वेस्टर्न घाट में ऑलरेडी बताई जा चुकी है कई सारी कमेटी के द्वारा, ऐसी हरकतें मत करो, फिर भी आप लोग कर रहे हो। तो ये इन्वायरमेंट के साथ में छेड़खानी अगर की जाती है तो फिर कभी ना कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो एक तरीके से हम लोग को इन सब चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। तो कम से कम हम लोग अगर जनरेट भी करें चीजें तो हम लोग उस फील्ड में काम करना स्टार्ट करें जहां से हम लोग ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए। तो ये कई सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। बाकी देखिए यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम से सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। जितने भी लेक्चर लेता हूं और अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आता आप लोगों को मेरे लेक्चर का तो भी आप लोग यहां पर ज्वाइन कर लीजिए, सारे लिंक पोस्ट कर दिए जाते हैं यहां पर, ठीक है। ये आज का कार्टून है आप लोगों के सामने। अभी आप लोगों ने देखा होगा गुलाम नबी आजाद साहब को फेयरवेल दिया गया, तो मोदी जी और ये जो गुलाम नबी आजाद साहब थे दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये चल क्या रहा है यानी कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में इमोशनल हो रहे हैं, दो लीडर, और यहां पर ये चल क्या रहा है ये देख रहे हैं। यहां पर पता ही आप लोग कौन है। इसके ऊपर अगर कुछ लिखना आप लोग चाहते हैं तो 40 से 50 शब्द में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है। तो काफी इमोशनल मोमेंट था, मैंने भी देखा ये सब चीजें जो चल रही थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा ये आप लोगों को जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ में। 3 इडियट मूवी किस किसने देखी है बताइए, यस या फिर नो, ठीक है। यस या फिर नो तो बोल दिया आप लोगों ने। ये भी बताइए कि आप लोग कौन सा सीन जो था वो सबसे इंटरेस्टिंग लगा 3 इडियट मूवी का। ये वो सीन है जब यहाँ पर लास्ट में फिल्माया जाता है, जब यहाँ पर जो करीना कपूर आती है अपने स्कूटर लेके, तो ये वो वाला सीन है। तो इसी लेक के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। सुंदरता देखिए इस पर्टिकुलर एरिया की कितना मनमोहक है। तो इसी के ऊपर इंडिया और चाइना की अभी लड़ाई चल रही थी, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोनों डिसंगेज हो रहे हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो एक अच्छी बात है। पर लेकिन कितने सॉरी खांसी नहीं जा रही, अभी पकड़े हुए भाई साहब कोई नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कब तक बैठेगी चिपक कर चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये अपनी कंट्री हो गई। यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या लाइन है एक बार समझ लेते हैं, कौन कौन सी रेखाएं खींच रखी है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, और ये देखो कितनी सरहदें हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है ये पाक ऑक्युपाइड रीजन है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। बाकी ये वो रीजन है जो कंट्रोल किया था चाइना के द्वारा, ठीक है। ये यहां पर पर्टिकुलर इसको हम लोग डिसाइड करते हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान के साथ में बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो कंफ्यूज मत होइए, कई बार कई सारे बच्चे जो हैं जो पहली बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर एक लेक है जिसका नाम है पोंग शो लेक, ठीक है। तो यहां पर ये पेंगोंग शो लेक, ठीक है। तो यहां पर टी साइलेंट है, सो लेक बोला जाता है इसको। तो यहां पर पेंगोंग शो लेक है। यहां पर ये वही लेक है जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों को पिक्चर दिखाई। ये आधी तो आप लोगों को देखने को मिलेगी मैक्सिमम हमारी कंट्री के अंदर, बाकी ये चाइना के पास में जो कि हमारी कंट्री का एरिया ऑक्युपाइड कर रखा है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। ये भी याद रखिएगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पर, जैसे सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है। तो ये वो एरिया है जो इंडिया के कंट्रोल में है और पाकिस्तान इसको क्लेम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर लद्दाख हो गया, ये कश्मीर हो गया जो इंडिया के द्वारा है, क्लेम किया था पाकिस्तान के द्वारा कि हमारा रीजन है। ये कारगिल हो गया, कारगिल की लड़ाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लेह लद्दाख रीजन ही आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, और इधर आएंगे तो तिब्बत हो जाएगा। अब यहां पर है ये गालवान वैली, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया भी याद रखिएगा इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर मैंने आप लोगों को मैप बता दिया। अब आप लोग समझिए क्या है यहां पर भी कंडीशन, उसको एक बार देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। इंडिया और चाइना के बीच में काफी लंबे समय से यहां पर झड़प चल रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेजर क्लैश देखने को मिला था ये 5 मई 2020 में देखने को मिला। फिर इसके बाद में कंटिन्यूअस चीजें यहां पर चलती रही, और आगे चल के 9th राउंड की जो टॉक हुई यहां पर, तो लगभग यहां पर ये काफी लंबे समय तक चीजें चली, तब जाकर चीजें नॉर्मल हुई। यानी कि तब से लेकर अब तक यहां पर झड़प चल रही थी दोनों कंट्री के बीच में। और मैक्सिमम जो ग्राउंड बना हुआ था बैटल ग्राउंड, ये था यहां पर, ये था ये जो पीटी लेक है यानी कि पोंगेंग सो लेक जो है यहां पर, ये था बैटल ग्राउंड। तो अभी इंडिया और चाइना ने दोनों ने बोल दिया है कि वो यथास्थिति को मेंटेन रखेंगे। तो भैया यथास्थिति मेंटेन रखनी थी तो आकर घुसे क्यों थे। ये चाइना वाले बड़ी हरकतें करते हैं यार कई बार। इंडिया और चाइना जो है फाइनली एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं कि वो यहां पर यथास्थिति बनाकर रखेंगे। खासकर जो LAC जो टेंशन चल रही थी उसको अभी नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, और रोक लगा दी यहां पर एक तरीका मोरिटोरियम आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कंट्री यहां पर पेट्रोलिंग नहीं करेगी, यानी कि घूमेंगी नहीं अपनी साइड से। यहां पर इसको बफर जोन की तरीके से रखने की बात की जा रही है। तो विड्रॉ किए जा रहे हैं जो भी यहां पर टैंक वगैरह थे उनको वापस ले जाया जा रहा है। तो नेक्स्ट जो 2 से 3 वीक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलेगी जिसके चलते नॉर्मल इसको बनाया जाएगा। चाइना ने बोला है कि वो रिटर्न कर जाएंगे अपने बेस पर, जिसको बोलते हैं यहां पर ये श्रीजीप जो ईस्ट फिंगर 8 में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेक के पास में। और इंडिया कहां पर जाएगा, फिंगर 3 पर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहां पर धान सिंह थापा।
थामसिंग थागा पोस्ट पर इंडिया जाएगा और यहां पर ये जाएंगे यहां पर श्री जे पोस्ट जो यहां पर है ईस्ट ऑफ द फिंगर 8 पर। तो फिंगर 8 और फिंगर 3, तो ये फिंगर क्या है आप लोग एक बार समझिए। पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड किया गया है, जैसे कि यहां पर फिंगर 1 हो गया, फिंगर 2 हो गया, तो ये है वो लेक जिसमें ये एरिया डिसाइड कर रखे हैं इनके द्वारा, ठीक है, इनके नाम दे रखे हैं। तो इंडिया तो बोल रहा है वो यहां पर पहुंचेगा वापस फिंगर 3 पर, चाइना बोल रहा है वो यहां पर पहुंचेगा जिसको बोला गया फिंगर 8, ठीक है। तो यहां तक समझिए, फिर आगे बताता हूं आगे क्या कंडीशन है। अभी इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया जो प्रीवियसली जो पेट्रोल कर रहा था वो फिंगर 8 पर कर रहा था, और चाइना जो डोमिनेट कर रहा था वो फिंगर 4 को डोमिनेट कर रहा था, यानी कि दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे थे। इंडिया तो फिंगर 8 तक पहुंच रहा था और चाइना फिंगर 4 तक पहुंच रहा था, जिसकी वजह से यहां पर ये झड़प हो गई। अब दोनों, एक यहां पर रुक गया अगर, एक यहां पर रुक गया। पहले ये यहां पर जा रहा था चाइना और इंडिया फिंगर 8 तक जा रहा था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में काफी ज्यादा झड़प हो गई। टैंक वैंक वगैरह सब उठ गए, वहां पर आ गए, सारे बैठ गए, तो दुनियादारी काफी ज्यादा जुड़ गई थी यहां पर। तो इसके चलते अभी इनके द्वारा इसके बारे में पूरा बता दिया गया कि अब चीजों को यहां पर नॉर्मल किया जाएगा ताकि जो कंडीशन बनी है उसको सुधारा जा सके। तो इनके द्वारा बोला गया है कि अभी यहां पर जो चाइनीज ट्रूप है वो यहां पर अभी जो रीच करे थे फिंगर 8 तक, वो यहां पर क्राइसिस जिसकी वजह से बढ़ा। अब यहां पर वो इंडियन जो ट्रूप है वो रीच करे थे फिंगर 8 तक, तो वहां से हटेंगे। इसी के साथ में चाइना भी अपनी यथास्थिति बनाएगा और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के एरिया को बफर जोन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात, जहां पर दोनों घूम रहे थे, तो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो एरिया है ये बफर जोन है, कोई भी यहां पर पेट्रोलिंग नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाई थी, यहां छोटे छोटे स्टेब्लिशमेंट कर दिए थे, अपना रहने खाने पीने सोने का जुगाड़ बना दिया था इन्होंने, तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ये जो अप्रैल 2020 के बाद में बनाए गए थे, तो ये भी बात बोली जा रही है। और ये जो अभी लंबे समय तक यहां पर जो चीजें चली, ये बोला जा रहा है कि ये काफी हार्डेस्ट था नट टू क्रैक, यानी कि जिस तरीके से अखरोट वगैरह है आप लोग उसको क्रैक करते हैं, तो ऐसा ही यहां पर बोला गया कि 9 राउंड की टॉक चली, 9 राउंड तक बात की, तब जाकर यहां पर ये ऐसे सॉल्यूशन निकले हैं। चाइना ऐसी हरकतें कई बार करता है, सामने वाले के सर पर जाकर नाचने लगता है, उसको लगता है कि सामने वाले को सप्रेस कर दो और फिर अपनी बात मनवा लो, पर लेकिन इंडिया के सामने अब इसकी हरकतें चलनी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। तो नॉर्मली कई बार क्या करता है, दो कंट्री के दो एरिया को गपचा लेता है, बोलता है कि ठीक है ये एरिया मेरा है, फिर बोलता है नहीं ये एरिया मेरा है, फिर बोलता है ठीक है ये एरिया तुम रख लो, ये मुझे दे दो। मतलब हमारे दोनों एरिया हमारे साथ में बार्गेनिंग कर रहे हो, मारे थप्पड़ तुमको, भागोगे यहां से दुम दबाकर। ऐसी हरकतें कई बार ये करता है। तो ये सिचुएशन इसकी बहुत बुरी है इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर। अभी यहां पर बात की जाए तो देखिए चाइना की सबसे बुरी बात क्या है, ये एक तरीके से जो इसकी जो सारी जो कंडीशन आप लोग देखोगे तो ये वादा फ्रोमोस करता है, ठीक है। तो ये सारी वादा फ्रोमोस आप लोग करता हुआ नजर आएगा। पास्ट में भी इसके द्वारा जो कमिटमेंट किए गए हैं, तो ये बिल्कुल क्या करता है, कमिटमेंट करने के बाद में भूल जाता है, ठीक है। शाम को कमिटमेंट किया, सुबह भूल गया, बोला कि मैंने क्या किया था, कह रहा वो तो मैंने नशे में बोल देता है, ऐसे ही। तो ऐसी हरकतें करता है। अब डिपेंड ये करेगा कि ग्राउंड लेवल पर कितना इंप्लीमेंट किया जाना है, कितनी स्प्रिट है यहाँ पर, कितना जो बोली गई है बातें उसको इंप्लीमेंट करने की। हालांकि पहले भी चाइना कई बार ऐसे कमिटमेंट कर चुका है, पर लेकिन चाइना जैसे मैंने बोला अभी, तो उसकी जो कथनी और करनी में आप लोगों को फर्क नजर आ जाएगा, यानी कि जो कहता है और जो बोलता है उसमें काफी डिफरेंस चाइना का रहता है। अब दोनों कंट्री की लीडरशिप को कम से कम ये तो समझ लेना चाहिए कि कितनी ह्यूज पॉपुलेशन है दोनों कंट्री की और कितने लार्ज स्केल पर एक दूसरे के साथ में हम लोग डिपेंडेंट है, खासकर व्यापार को लेकर। इंडिया और चाइना का एक अच्छा खासा व्यापार है। तो ये सारी चीजें समझकर हम लोग को बॉर्डर एरिया में शांति बनाकर रखनी चाहिए और सही सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो भी प्रॉब्लम यहां पर चल रही है। तो ये बातें यहां पर बताई जा रही है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, अभी जो हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इंडिया और चाइना एक दूसरे को कॉम्पिटिटर न देखकर अब देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड आप लोग बना रहे हैं। तो मल्टीपोलर एशिया क्यों नहीं हो सकता, जब आप लोग वर्ल्ड बना सकते हैं मल्टीपोलर, अलग अलग कंट्री हो सकती है, इंडिया अपनी जगह, चाइना अपनी जगह, तो दुनिया को आगे लेकर चलो ना। ये क्यों दिखा रहे हो कि बस यार मैं ही हूं, ये बोलने लगे कि हाँ बस ये काम तो बस मैं ही कर सकता हूं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई साहब ये काम बस मैं ही करूंगा, मैं ही यहां पर रहूंगा। ऐसे तो चल चुला ली दुनिया। अरे मेरे जैसे 1000 आ जाएंगे, अगर वो भी काम करेंगे तब भी कम है, करो यार इस काम को। तो ये होना चाहिए बेसिकली, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में यहां पर बात करनी चाहिए, तो तब यहां पर सही तरीके से डायरेक्शन में बढ़ेगा। ये तो वही बात हो गई, मैं बोलूं कि बस मैं ही पढ़ाऊंगा बस यूट्यूब पर, ठीक है, मेरे जैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अरे मेरे जैसे यार इतने सारे आ जाएं, जब यहां पर चल के तब भी लोगों की पूर्ति ना हो, तब भी ना काम चले। ये तो जितने ज्यादा लोग आए, जितना ज्यादा काम चले उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये इस तरीके से कंडीशन होनी चाहिए, ना कि बस मैं ही करूंगा बस यहां पर। तो ये चाइना की ये टेंडेंसी रहती है, एशिया में बस मुझे ही जानो। इंडो पैसिफिक बोल देते हैं तो इससे चुल मच जाती है कि इंडो पैसिफिक क्यों बोल दिया, ये बोलते हैं एशिया पैसिफिक बोलो, हालांकि वो एक अलग चीज है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो देखते हैं फिर से यहाँ पर कोई शूटिंग होती है क्या, नॉर्मल माहौल बनता है क्या। काफी अच्छा एरिया है जो खासकर शांति में रहना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था जो मैंने आप लोगों को बताया, बाकी यथास्थिति बनाने की बात की जा रही है।
तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? हर एक आर्टिकल के बारे में जब आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, उसके बारे में थोड़ा सोचा करो, ठीक है। आप लोगों का भी कुछ ना कुछ माइंडसेट होना चाहिए उसको लेकर, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों का भी थोड़ा सा थॉट प्रोसीजर होना चाहिए उसके पीछे। ऐसे नहीं कि आप लोग जाकर ऐसे ही अलादीन का चिराग घिसोगे और जाकर वहां पर क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, नहीं होगा ऐसे। तो एक तरीके से समझो चीजों को, क्या सही है और क्या गलत है, और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी जो होती है, जैसे बिटकॉइन जिसको आप लोग बोलते हैं, ये एक तरीके की वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप लोग की वॉइस है, आप लोग उसको टच नहीं कर सकते, हवा है आप लोग उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वर्चुअल चीजें हो गई। कोई डांस फॉर्म है, आप लोग उसको टच नहीं कर सकते, आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हो। आभासी चीजें एक तरीके से जो होती तो है पर लेकिन दिखाई नहीं देती, इस तरीके से आप लोग बोलते हैं। तो वर्चुअल करेंसी है तो, पर लेकिन दिखती नहीं है, इसको कोई मैनेज नहीं करता, ये सेल्फ मैनेज होती है। यानी कि ऑनलाइन इसको क्रिएट किया जाता है, एक ऐसा सिस्टम छोड़ दिया। आप लोग ऐसे देखिए, मान लीजिए एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया जिसमें आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं वहां से निकल जाऊं, मैं वहां पे सभी चीजों को मैनेज कर रहा हूं और मैं उस ग्रुप को छोड़ के निकल जाऊं बाहर, ठीक है। तो बाहर निकल के टेलीग्राम ग्रुप को छोड़कर अब आप लोग वहां पर आंसर पोस्ट किए जा रहे हैं, जो भी जिसके मन में आ रहा है वो सारी चीजें पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको छोड़ चुका हूं। अब उसको कोई मैनेज नहीं करेगा, वो अपने आप ही मैनेज होता रहेगा। आप लोग सही से काम करोगे तो सही चलेगा, गलत काम करोगे तो गलत चलेगा। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है, जो मैनेजर था वो भाग गया, अब वो कैसे चलेगा वो देखना है। तो बनाने वाले ने बनाकर छोड़ दिया, अब आप लोग अपनी करेंसी क्रिएट करते रहो वहां पर और उनको यूज करते रहो, कितने अच्छे से उनको चीजें चल पाएंगी, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो इसी के बारे में है, अगर कोई चीज नई मार्केट में आ रही है तो हम लोग को उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए। अगर चेंज नहीं किया जाएगा तो फिर दिक्कत होने लगती है। जैसे आप लोग देखिए आज के डेट में जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से ज्यादा समझदार हो गए पहले के कंपेयर में। पेरेंट्स जो है बच्चों को, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो बच्चे को बोलने लगता है बेटा क्या करना है अपने हिसाब से कर लो, उसकी छूट दे रखी है। पहले क्या होता था, पहले पुराने जमाने नहीं बेटा यही करेगा, ठीक है, मेरा बेटा तो यही बनेगा। तो वो वाली कंडीशन क्या थी, फिर आगे चलकर जो बच्चा था वो भी अपने जो मन उसका करने का है, जिंदगी में क्या बनना है, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता था। तो आज के डेट में अवेयरनेस की वजह से लगने लगा है कि यार इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए। हाँ, 10वीं 12वीं तक बच्चे को पूरा गाइड करो, उसके बाद में छोड़ दो उसको, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से लीड करने दो उसको। यही बोलो, जैसे कई बार मेरे पापा भी मुझे बोलते थे कि यार देखो तुम्हारी जिंदगी है, जैसे लेकर चलोगे तुम्हारी जिंदगी है, एंजॉय करो, अपने अपने करियर को जैसे बनाना है वो तुम्हारे लिए तुमको पे करेगा, ठीक है। तो मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुमको जहां पर रिक्वायरमेंट है, पैसे चाहिए कुछ और मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं, पर लेकिन करना तुम्ही को पड़ेगा। तो वही बात इस तरीके से अगर हर एक पेरेंट्स बोले तो कितनी अच्छी बात रहेगी कि मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं बेटा, बाकी करना आपको ये, ठीक है। तो वो वाली बात यहां पर आप लोग देख सकते हैं। कहां पहुंच गया मैं चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार यहां पर। तो जो बात की जा रही है यहां पर, बात की जा रही है कि किसी भी पर्टिकुलर करेंसी को शट डाउन करने से ज्यादा बेटर है कि उसको आप, अच्छा ये बता रहा था मैं कि अगर आज की डेट में अगर मॉडर्न तरीके से कोई चीजें चेंज हो रही है तो उसको अडेप्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे अब मैंने पेरेंट्स वाला फंडा आप लोगों को बताया, कल को अगर चल के कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है और हम लोग बोले नहीं हम लोग इसको अडेप्ट नहीं करेंगे, पता चला दुनिया उसको अडेप्ट करके बैठ गई, आप पीछे रह गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी हम नहीं अडेप्ट करेंगे भाई साहब, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, अरे अडेप्ट करो भाई साहब, देखो तो सही क्या है क्या नहीं है, जब तक जानोगे नहीं कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उसको शट डाउन करना, क्रिप्टो करेंसी को शट डाउन करने से ज्यादा बेटर है उसको रेगुलेट करना स्टार्ट करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बोला जा रहा है कि उसको शट डाउन करना नहीं चाहिए आप लोगों को, जो क्रिप्टो करेंसी है गवर्नमेंट को उसको इंश्योर करना चाहिए कि स्मार्ट रेगुलेशन लेकर आए। इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है, प्यारा सा क्वेश्चन लिखिएगा जो 150 से 200 शब्द में आप लोग लिखिएगा। कनाडा जो है वो भी यहां पर परमिट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को, स्विट्जरलैंड, जापान, चाइना में कंप्लीटली बैन है, पर लेकिन फिर भी चाइना में बैन होते हुए भी कहीं ना कहीं यूज की जा रही है। तो आप लोग समझिएगा, देखिए आर्टिकल में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया था कि वो यहां पर प्रोवाइड कराएगा कि यहां पर जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ये बोला गया कि डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया कि यहां पर ऐसी भी बात आई निकलकर कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी को यूज नहीं करोगे, ठीक है। सर्कुलर की बैंक डायरेक्ट किया गया नोट टू प्रोवाइड सर्विस इन ट्रेडिंग इन द जो क्रिप्टो करेंसी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी कंट्री के जो पितामह बैंक हैं उनके द्वारा बोला गया छोटे छोटे बैंकों को कि भाई साहब आज के बाद में क्रिप्टो करेंसी होनी नहीं चाहिए, वरना पीट कर तुम्हारी कमर सीधी कर देंगे हम। तो ये लोग, कई सारे लोग ऐसे थे जिनको लगा ये सही नहीं बोल रहा है बैंक, तो वो कोर्ट में पहुंच गए, ठीक है। तो कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट को बोला कि यार ये देखो ये गलत काम कर रहे हैं। आप लोगों ने बोला था कि फंडामेंटल राइट है 19 की, हम लोग अपना बिजनेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये तो हम लोग को यहाँ पर सही तरीके से बिजनेस नहीं करने दे रहा है। तो उस तरीके से कंडीशन निकल कर आई। कोर्ट ने बोला यार देखो बैन मत करो इसको, कम से कम चेक करो कि क्या सही है क्या गलत है और उसके हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट करो। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो अनुराग साहब है उनके द्वारा भी कुछ बातें बोली गई। ये कौन है अनुराग साहब? आप लोगों ने देखा होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं उसके आसपास जो खड़े रहते हैं, ठीक है, कोट पैंट पहन के। कई बार एक बच्चा बोला सर ये कौन है, ये क्यों खड़ा रहता है, बोलता क्यों नहीं है कुछ,
तो उनके द्वारा बोल दिया गया अभी, ठीक है, कहां पर बोला गया, तो इनके द्वारा बोला गया अभी कि देखिए इसको अभी देखा जाएगा कैसे काम करना है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका ना तो कोई ना इधर करेंसी ना कोई एसेट्स है, वो ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई कमोडिटी है, क्योंकि कोई आइडेंटिफाइबल नहीं है। अगर कोई चीज है तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये चीज है ऐसे, ठीक है, तो कैसे रेगुलेट करेंगे, आरबीआई कैसे लेकर चलेगा, सेबी इसको कैसे लेकर चलेगी, तो उसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो अभी बोला गया कि बिल लाया जा रहा है, उसके लिए देखते हैं क्या क्या चीजों को मैनेज कर हम लोग चल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आरबीआई ने क्यों बोला था कि बैन कर देना चाहिए 2018 में, आरबीआई ने बोला था कि आज तो कभी अर्श पर और कभी फर्श पर, कभी तो ये इतनी हाई पहुंच जाती है और कभी नीचे आ जाती है, तो क्रिप्टो करेंसी में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहता है। तो इसलिए एक कंट्री को स्टेबल रखने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसकी नॉर्मल जिंदगी चलती रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन ऊपर पहुंच गई और दूसरे दिन टुल्लू होकर नीचे गिर गई आकर, ठीक है, एक दिन दारू पीकर जैसे धर्मेंद्र चढ़ गया था उस मूवी में शोले में कि बसंती मेरी है, तो वो वाला काम करती रहती है करेंसी, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसके चलते कई बार मनी लॉन्ड्रिंग में इसको यूज कर लिए जाते हैं, यानी कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा दो और बल्ले बल्ले। टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, कई बार टेररिस्ट अटैक कराने के लिए बुलाया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा दे दो कोई चेक ही नहीं करेगा। तो ये कई सारी चीजें हैं। इसी के साथ में ये नहीं पता है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि कौन डिजाइन कर रहा है, कैसे यूज की जा रही है, कौन ऑपरेशन कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड, क्या क्या मैनिपुलेशन के कोई इंडिकेशन, तो कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है। तो इस तरीके से एक आभासी करेंसी को लेकर हम लोग कहां जाएंगे, तो इसलिए सारी बातें बोलेगी। बाकी कमर्शियल जो बैंक है वो काफी ज्यादा उनका जो प्रोसीजर है जो चलता है, कमर्शियल बैंक का पूरा प्रक्रिया है। आप लोगों का बैंक में अकाउंट होगा, वहां आप लोगों ने पैसे रख रखे होंगे, एटीएम से आप लोग निकाल सकते हैं, सारा काम सबको पता है, सब कुछ आप लोग उसको जाकर अपनी जो खाता बुक उसमें जाकर आप लोग उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, कहां कहां पर क्या क्या पैसा आप लोगों ने यूज किया। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं आराम से, पर लेकिन ये सारी चीजें नॉर्मली वर्चुअल करेंसी में आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें पॉसिबल आप लोगों को होती नहीं नजर आएंगी। तो इसके चलते अभी क्या कंडीशन यहां पर होनी चाहिए तो समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आज की डेट में तो क्रिप्टो करेंसी एक तो ये हो गया कि बिल्कुल बंद करनी है, एक ये होगी बैलेंस करनी है। जब टेस्ला के जो फाउंडर है इलोन मस्क जैसे लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आगे चलकर ये चीजें अच्छे लेवल पर बढ़ सकती है। तो अगर हम लोग इसको बोले कि नहीं यार कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल छोड़ दो इसको ऐसे, तो सही नहीं होगा। तो आपके चलकर आप लोगों को इसको कैसे चलना है, क्या चलो लेकर चलते हैं, देखते हैं कितने अच्छे से इसको रेगुलेट कर पाते हैं, जैसे दुनिया कर रही है हल्का हल्का से वैसे कर लेते हैं, बिल्कुल बैन नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट रेगुलेशन यहां पर आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो बिल जो यहां पर आ रहा है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें स्मार्ट रेगुलेशन ही होना चाहिए। आखिर मैं भी स्मार्ट रेगुलेशन क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अगर बैन भी कर दोगे ना फिर चलती रहेगी, फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर सट्टा लगाने वाली बात करें, आज के डेट में सट्टा लगाया जाता है क्रिकेट के अंदर या फिर किसी भी गेम के अंदर, आप लोग कितना भी उसको बंद कर लें पर लेकिन सट्टा चलता रहता है। तो स्मार्ट सजेशन क्या दिया गया था कि आप लोग उसको लीगलाइज कर दीजिए ना, बैटिंग को लीगलाइज कर दीजिए, अच्छा खासा टैक्स लगाइए उसके ऊपर, बैटिंग के ऊपर अपना पैसा कमाइए और उस पैसे को आप लोग फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज कर लीजिए। तो ऐसा किया जा सकता है, एजुकेशन में उसको यूज कर लीजिए या कोई और हेल्थ सर्विस में उसको यूज कर लीजिए, पैसा टैक्स लगाकर अच्छा खासा। पर लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग उसको बैन कर रहे हैं। और फिर जब ये टेबल के नीचे से जब काम चल रहा है आप लोगों को पता नहीं चलता है, तो तब फिर कंडीशन क्या चलती है, फिर ब्लैक मनी चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, वो धंधे चलते रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात है रेगुलेट करो कि भैया खुले में काम करो, टैक्स दो इसके ऊपर, ऐसा कर दो तो वो सही है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया, तो अगर आप लोग बैन कर देते हैं तो चाइना से ज्यादा बैन तो आप लोग कर नहीं सकते। चाइना में क्रिप्टो करेंसी भी बैन है, चाइना में इंटरनेट भी खुद का ही है, सारी चीजें खुद की है, वहां पर भी क्रिप्टो करेंसी चल रही है, काफी लो लेवल पर है पर लेकिन है, वहां पर भी नॉन एग्जिस्टेंस तो नहीं है वहां पर भी। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं ये दिया इंडिया का जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी है उसके द्वारा ये बातें बोली गई, यानी कि चाइना जैसी कंट्री में जहां सारी चीजें उनके इशारों पर नाचती हैं वो क्रिप्टो करेंसी को नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप लोग इसको बैन कर कैसे रोक पाओगे। तो अच्छी बात यह है कि रेगुलेट कर लो इसको, ठीक है, तो रेगुलेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वही बात हो गई कि बेटा जवान हो गया है, पापा जो है अब उसको समझा रहे हैं, ठीक है, ये भी लग रहा है कि यार पता चला बेटा जवान हो गया है और कंडीशन कुछ उल्टी सीधी ना हो जाए फालतू में, क्योंकि आज के गर्म खून है, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाए उल्टा सीधा। तो बाप क्या बोलता है कि ठीक है यार सही है, अब मेरा जूता तेरे पैर में फिट होने लगा है, तो चल मिलके काम करते हैं, फ्रेंड की तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यही आप लोगों के लिए भी सजेशन है। आगे चल के बच्चों को देखिए पीटना तब तक चाहिए जब वो लगे कि पिटने लायक है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कि बेटा हो रखा है 35 साल का उसको थपड़ाए जा रहे हैं, तो ये थोड़ी ना होता है, तो वो कंडीशन होनी चाहिए। तो वही बात है कि आप लोग उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दो, उसके साथ में डिस्कशन करना स्टार्ट कर दो, जो सही है गलत है उसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर दो, तो वो चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट को यहां पर इसी के साथ में रेगुलेट करना चाहिए रेदर देन बैन। ऐसा नहीं कि नहीं आज के बाद में बाहर नहीं जाओगे, वो 40 साल का हो चुका है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, अपना सही और गलत समझ रहा है वो, और आप लोग बोल रहे हो अभी उसको बाहर नहीं जाना है, अपने हिसाब से काम नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको रेगुलेट करो, बोलो कि बेटा थोड़ा सही से टाइम से घर आ जाया करो, फिर सब जगते रहते हैं, इस तरीके से हो सकता है काम। स्मार्ट रेगुलेशन एक तरीके से होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, जो कि प्रेफरेबल है टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हैं कि हम लोग आगे चलकर इसको ढंग से
प्रैक्टिकल तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, जब हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं कि हाँ ऐसी बिटकॉइन करेंसी जैसी चीज आ गई तो फिर ढंग से रेगुलेट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग इसको बैन नहीं कर पाओगे ढंग से। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं 19वां, जब पार्ट 3 में आप लोग जाओगे संविधान के अंदर, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर आर्टिकल जो 19 है वो यहां पर आप लोगों के लिए बात करता है किसके बारे में, ये आप लोगों से बात करता है कई चीजों के बारे में। इनमें से एक है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, ये राइट है आप लोगों का, बिजनेस करना, ट्रेड करना, ये सारे राइट है आप लोग के, तो आप लोग इसको हैम्पर नहीं कर सकते। तो करेंसी का यूज भी एक इसका पार्ट बन जाता है, तो इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके चलते आप लोग इसको स्टडी कीजिए, क्या क्या रेगुलेट आप लोग कर सकते हैं, क्या क्या पुश कीजिए, बैन करने के अलावा स्मार्ट रेगुलेशन आप लोग क्या ला सकते हैं, तभी तो सही होगा। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा पार्ट बन चुका है आज के डेट में इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर का भी, और आगे चलने वाले जो वाइब्रेंट सेक्टर है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, जब बड़ी बड़ी हस्ती इसमें आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो टेक्नोलॉजी के साथ में आप लोग इसका सॉल्यूशन खोजिए, ठीक है, इसको रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए, इसको प्रॉपर वे में ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, और इसको नेचर ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे चलकर आप लोग इसको हैंडल कर सको। अगर आप पहले ही छोड़कर बैठ गए, ये क्वेश्चन नहीं आता यार मेरे से आज तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा, अरे एक बार उसका बेसिक तो समझो, उसका फॉर्मूला तो देखो, क्या क्या प्रॉब्लम आज तक कर रहे थे वो तो देखो। ऐसा थोड़ा ना कि आज तक नहीं होता अब भी नहीं होगा, ऐसे तो चल चुला लिया काम, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जैसा आप लोग उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो तो चीजें आप लोगों को नॉर्मल भी लगती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात करें बाइडेन साहब के बारे में बात करें। बाइडेन साहब क्या बोल रहे हैं उनको समझ लेते हैं। बाइडेन साहब का जो फंडा है खासकर ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर उसको समझते हैं। सबसे पहले तो दो टर्म में आप लोग डिफरेंस बिल्कुल याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यहां पर न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद ईरान, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी बोला जाता है, इसी को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोला जाता है। अगर कंफ्यूजन में आ जाओगे तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। चारों ऑप्शन रहेंगे कि क्या क्या है, तो वहां पर ईरान का नाम भी नहीं है। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोला गया। ये P5+1 कंट्री के द्वारा साइन किया गया था। परमानेंट 5 मेंबर कौन कौन से बताइए जरा, जिनके पास में वीटो पावर है, और +1 कौन था, जर्मनी। इनके द्वारा साइन किया गया था, यूरोपियन यूनियन भी पार्ट था। तो इनके द्वारा बोला गया कि चलो भाई साहब मिलकर ईरान को ये बोलते हैं कि मिसाइल वगैरह मत बनाओ, क्योंकि जिस रीजन में ईरान है उस रीजन में मिसाइल बनाना खतरनाक हो जाता है काफी, जहां जहां ईरान काम कर रहा है। तो पहले ईरान आप लोग देख लीजिए, ये ईरान हो गया यहां पर, तो आसपास में इराक है, इधर सऊदी अरेबिया हो गया, इधर ओमन हो गया, यहाँ यमन हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहां पर ये लगता है कि बस बॉम्ब बिखरे पड़े हैं, बस एक बार तिल्ली लगा दो और फिर देखो मजा, ब्लास्ट ही ब्लास्ट। तो यहां पर ऐसी कंडीशन करना सही नहीं है, तो शांति बनाकर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हमारी कंट्री नहीं, सॉरी, इसके लिए जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ओबामा साहब, उनके द्वारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था 2015 में। ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो साइन किया गया, इसमें बोला गया कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और उसके बाद में फिर आप लोगों को कंट्रोल करना है कि बिल्कुल आप लोगों को जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करना है आप लोगों को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वो सब चीजें, या फिर मेडिसिन या फिर कोई मेडिकल एक्टिविटीज के लिए आप लोगों को यहां पर मिसाइल वगैरह बनाने के लिए इसको यूज नहीं करना है। तो ईरान ने बोला सही है यार, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, पर लेकिन हमारे ऊपर जो दुनिया भर के सैंक्शन लगा रखे हैं, हमारा ऑयल कोई नहीं खरीद सकता है, हम लोग किसी के साथ में ट्रेड नहीं कर सकते, उसको आप लोग सप्रेस कर देते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी। तो इसके चलते ये बोला गया। तो इससे पहले ईरान जो था वो काफी लार्ज स्केल पर एनरिच कर रहा था यूरेनियम को। यूरेनियम को एनरिच करने का मतलब ये होता है कि अब आप मिलकर यहां पर इससे मिसाइल बना सकते हैं। तो ये जो डील की गई थी बराक ओबामा के द्वारा, वो सही तरीके से चल रही थी, पर डोनाल्ड ट्रंप को लगा यार जिंदगी में टेंशन नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो टेंशन होनी चाहिए, तो चलो कुछ टेंशन क्रिएट करते हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाते हैं, अब मजा आ रहा है, अब लोग बात कर रहे हैं मेरे बारे में। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया था। तो उन्होंने ऐसी हरकत देखी, जो साइन कर रहे थे साथ में मिलकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या यूरोपियन यूनियन, उनसे बिना पूछे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं जा रहा हूं बाहर, तुमको चलना चलो, नहीं तो एंजॉय करो यहीं पर। तो बोलने लगे और सीधा ये बोल दिया कि ऐसा है, ईरान के साथ में कोई भी व्यापार करना तो डॉलर यूज मत कर लेना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो अब ये कंडीशन जब क्रिएट होगी, इन्होंने बोला यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी इनके द्वारा बनाया गया, जो कि ईरान जो है इसके साथ में डील करने के लिए, तो तेहरान को नॉर्मल रखने के लिए, तो इनके द्वारा बोला गया कि यहां पर यूज करेंगे, जिसको यहां पर INSTX का नाम भी दिया गया। जो SPV था यहां पर मिरर इमेज था जो ट्रांजैक्शन सिस्टम का, यानी कि डॉलर को यूज न करके कैसे कैसे ईरान से व्यापार करेंगे उसका काम करना पड़ेगा। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी हरकत ऐसी नहीं छोड़ी जो कि नॉर्मल रख सके, उसने पूरा मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति अपनाई ईरान को सप्रेस करने के लिए। अब भाई साहब ईरान जो है पहले डील फॉलो कर रहा था, अब उसको लग रहा है यार अच्छा इंसान बनने का क्या फायदा जब चारों तरफ से जूते लग रहे हैं, तो उसने कहा ठीक है हम भी कुछ करते हैं। तो ईरान ने भी फिर हरकतें करना स्टार्ट कर दिया, अपना जो जो डील के अंदर बातें थी उसको उसने ब्रीच करना स्टार्ट कर दिया, उनको फॉलो करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से कंडीशन जो है वो खराब हो गई। फिर यहां पर इनके जो साइंटिस्ट थे, इनके जो मिलिट्री लीडर थे,
सुलेमानी, ये सारे इनको यहां पर मारा गया, ठीक है। जो इनके साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, नाम माइंड से निकल गया, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में नाम क्या था जो साइंटिस्ट को मारा गया था और जो मिलिट्री लीडर थे उनको मारा गया था, दोनों का नाम बताना, ठीक है। तो ये मारा गया, तो एक तरीके से काफी बुरा लगा इनको, यार इस तरीके से कैसे कोई काम कर सकता है। तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो अभी यहां पर क्या बात की जा रही है, जो बाइडन ने अभी बोला था कि जैसे ही मैं पावर में आऊंगा न्यूक्लियर डील साइन करूंगा ईरान के साथ में, जो डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकला है मैं उसमें पिक्चर में आ जाऊंगा। अगर ईरान जो है वो फॉलो करता है उसको, जो न्यूक्लियर डील है फॉलो करना चाहते हैं, तो हम भी उसको फॉलो करेंगे। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है जावेद जरीफ, उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई साहब आपने कमेंट किया था जब आप लोग कंपेन कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे, कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो हरकतें की गई उनको अपोजिट करेंगे, और जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पॉलिसी फेलियर है उसको सुधारेंगे और हमारे साथ में डील साइन करेंगे। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं उसके ऊपर, क्या इरादा है ये आप बता नहीं रहे हैं। तो इसी के साथ में इन्होंने एक वार्निंग भी दे डाली कि ऐसा मत सोचेगा कि कंटेनमेंट यानी कि प्रेशर डालने वाली नीति काम कर जाएगी जो डोनाल्ड ट्रंप फॉलो कर रहे थे। या तो सुधर जाओ, हमारे साथ में नॉर्मल काम करो, वरना फिर हम भी अपने पे आ जाएंगे और हम भी पूरी हरकतें करेंगे। तो इजराइल, यूएसए, गल्फ अलाइज जो भी हैं, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके चीजें नॉर्मल हो। तो ईरान को किस तरीके से रिवाइव करना है एग्रीमेंट, उसके बारे में अभी देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आएगी। पर जो बाइडन जो है ना, वो अभी ज्यादा जल्दी में लग नहीं रहे इस एग्रीमेंट को लेकर, वो सोच रहे हैं कि आराम आराम से काम करेंगे। क्योंकि अगर पास्ट में अगर देखा जाए, ईरान ने भी कई सारी हरकतें ऐसी की है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स चला गया है। ईरान की जो मिसाइल, ड्रोन वगैरह की जो हरकतें रही कई जगह, डोमेस्टिक डेवलपमेंट मिसाइल कई तरह की देखने को मिला। क्योंकि आज के दिन में देखिए ईरान को कोई सप्लाई तो करता नहीं है, तो बेचारा अपने घर में ही पटाखे बना लेता है ताकि कभी फोड़ने पड़ जाए, तो ये कंडीशन रहती है। अगर सप्लाई करे तो बाहर से खरीदे। तो इस तरीके से ईरान को भी तो पता है ना, कल को कोई अगर थप्पड़ मारने लगे तो यार हमारे पास में भी होना चाहिए ना कि थप्पड़ मत मारना वरना बम फोड़ देंगे सर पर। आप लोग देखिए मोहल्ले में कोई बाहुबली टाइप के आदमी रहते हैं, उनके घर में बंदूकें हैं कई सारी, जब भी आते हैं आगे धमका के चले जाते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे। आप घर पे लाकर तोप रख लो, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो कम से कम डर तो रहेगा यार, मारेंगे तो ना हम भी, कम से कम मारता मारता हमको भी मार के चला जाएगा। तो ये होता है डिटरेंस क्रिएट करना, अपनी सेफ्टी के लिए रख लेना। सामने वाला अगर कुछ हरकतें कर रहा है तो पता होना चाहिए कि छोड़ेगा तुमको भी नहीं। तो वो वाली कंडीशन तो ईरान इसीलिए यहां पर ऐसी चीजें रखता है। तो माना यह जा रहा है कि जो बाइडन है वो भी ट्रंप वाला पैटर्न फॉलो करते हुए आप लोगों को नजर आने वाले हैं, अगर मूल बेसिक पर आप लोग इनको देखो। क्योंकि उनके द्वारा भी अभी यहां पर दुष्ट बोला गया है, यहां पर जो एक तरीके से ईरान को अभी रिसेंटली 29 में जब पेंटागन के स्पोक पर्सन ने बातें बोली थी, तो ईरान को गलत तरीके से जो एक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के चलते ये इस तरीके के शब्द यूज किए गए। तो आने वाले टाइम में देखने वाला है कि जो बाइडन भी ज्यादा नॉर्मल रहने वाले नहीं है ईरान के लिए। पर लेकिन राइटर ये बोल रहे हैं ऐसे काम तो चलेगा नहीं, नॉर्मल करना पड़ेगा काम। तो इनके द्वारा बोला कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से थोड़ा पैसा दिला दो यार ईरान को, कोरोना वायरस के साथ में लड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनको थोड़ा फायदा मिल जाएगा। नो अर्ली ईजिंग ऑफ सैंक्शन, अभी अर्ली ईजिंग मत करो जो सैंक्शन लगा रहे हैं ऑयल को सेल करने के लिए। वो तो वैसे भी चाइना दुनिया भर का ऑयल खरीद रहा है, उसको दिक्कत नहीं हो रही है ज्यादा आज के डेट में, पर फिर भी नॉर्मल रखो। सबसे बुरी कंडीशन क्या है, अभी हम लोग फरवरी के महीने बैठे हैं, जून के महीने में ईरान के यहां इलेक्शन है। अगर आप लोग ऐसे सैंक्शन लगाए रखें और कल को कोई हार्ड लाइनर वहां पर जीत कर आ गया जो कि बिल्कुल चिढ़ता है यूएसए से, तो फिर क्या कर लोगे, फिर और ज्यादा टफ आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो मुझे तो ये लगता है कि इलेक्शन से पहले पहले डील साइन कर लो ताकि चीजें नॉर्मल रहे, और जिसको साथ में आप लोग डील साइन करो उसको पूरी वोट भी मिल जाए, वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सुधर जाए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक नया एंगल बन रहा है चाइना रसिया ईरान का, वो एंगल एक ऐसा बन जाएगा जिसको आप लोग टैकल भी नहीं कर पाओगे। तो उनको थोड़ा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, नॉर्मल करो, क्योंकि एक इंसान के ऊपर इतना प्रेशर डालना चाहिए जितना वो झेल सके। अगर लगने लगे यार ये तो बर्बाद करने पे आ गया, तो सामने वाला भी क्या करेगा, यार मारेगा तो ही, चलो मरते मरते हम भी मार के चले जाते हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो यही बातें बोली गई हैं, बाकी जो भी होगा आगे तो हम बताएंगे जरूर। कनेक्ट हो कहते हैं ना, जुड़े रहिए आगे के लिए समाचारों के लिए। खास नहीं इतना चेस्ट में ना पेन सा होता है, पता नहीं क्या चल रहा है, हंसते हुए भी दर्द होता है हल्का हल्का सा, तो मीठा मीठा सा। आओ ये बात करते हैं इंडिया की जो डिजिटल सर्विस टैक्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें। आप लोग एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इस इंडियाज डिजिटल सर्विस टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी, क्या हमारा जो डिजिटल सर्विस टैक्स है वो भेदभाव करता है, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग 100 शब्दों में लिख लीजिएगा, चलिए थोड़ा सा, ठीक है, इतना ही। अब बात करते हैं इसके बारे में, न्यूज में क्यों है। अभी यूएसए के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जिसको यूएसटीआर बोलते हैं, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई इंडिया के डिजिटल सर्विस टैक्स के बारे में, और उनके द्वारा बोला गया कि भाई साहब ये भेदभाव करने वाला है। तो इंडिया से पूछा गया क्या ऐसा कुछ है, तो इंडिया ने बोला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार, ये इसको गलत लग रहा है। तो यूएसए वाले ये बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल जो कंपनी है उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं,
और ये गलत है, ये एक तरीके से हमारी कंट्री को टारगेट करके चल रहे हैं। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 2% टैक्स लगा दिया, चार्ज लगा दिए थे 2% टैक्स जो उन कंपनी के ऊपर अप्रैल 2020 से, जो कि हमारी कंट्री को छोड़कर, नॉन रेजिडेंट कंपनी को छोड़कर बाकी के ऊपर यहां पर टैक्स लगा दिया, ठीक है। यानी एक तरीके से रेवेन्यू जो है डिजिटल सर्विस एप्लीकेबल ओनली टू नॉन रेजिडेंट कंपनी, ठीक है। तो ये जो टैक्स लगाया गया ये नॉन रेजिडेंट कंपनी, यानी कि रेजिडेंट कंपनी के ऊपर नहीं, नॉन रेजिडेंट कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया गया। अब यूएसए क्यों चिढ़ रहा है इसको लेकर, उसको समझ लेते हैं। यूएसए इसलिए इसको चिढ़ रहा है लेकर क्योंकि यूएसए को ये लग रहा है कि ये टैक्स हमारे ऊपर लगाया गया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मैक्सिमम उस कैटेगरी में यूएसए की कंपनी आती है, तो उनको ये लग रहा है कि हमारे ही ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। हमने तो टैक्स लगाया एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर, पर लेकिन मैक्सिमम यूएसए की कंट्री आती है तो उसमें हमारी क्या गलती है, ठीक है। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करें यहां पर जो टैक्सिंग जो डिजिटल कंपनी है, बेसिकली क्या फंडा यहां पर रहता है, तो मेन प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है कि न्यू वे जो टैक्स किया जा रहा है डिजिटल कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ये टैक्स जो है यहां पर ये किस तरीके से इसको रूल किया जाए, वो काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब कोई कंपनी ऐसी है। जैसे आज के डेट में मैं आप लोगों को लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं नोएडा में बैठ के लेक्चर ले सकता हूं, दिल्ली में बैठ के ले सकता हूं, मुंबई में बैठ के लेक्चर ले सकता हूं, मैं आप लोगों से साउथ इंडिया में तमिलनाडु में जाकर ले सकता हूं, मैं बाहर कंट्री में जाकर भी लेक्चर ले सकता हूं। मेरा बेस थोड़ी ना है कहीं पर मैंने ऑफिस एस्टेब्लिश कर रखा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, तो इस तरीके से अगर फिजिकल लोकेशन नहीं है, इस तरीके की कंपनी को आप लोग कैसे टैकल करोगे। तो उसके चलते प्राइमरी कंसर्न हो जाता है कि जिनका फिजिकल लोकेशन नहीं है, वो डिजिटली फॉर्म में काम कर रहे हैं ओनली, तो उनके ऊपर किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे। तो हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसको याद रख लेना, मार्क कर लेना स्टार, ठीक है। अखिलेश रंजन कमेटी, अखिलेश रंजन कमेटी जो थी उसके द्वारा यहां पर बोला गया कि यार लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड एक तो ऑनलाइन बिजनेस हो गए, एक ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस हो गए, यानी कि जिन्होंने अपने ढंग से ऑफिस एस्टैब्लिश कर रखे हैं लो लेवल पर, तो यहां पर इनके ऊपर तो अच्छे खासे टैक्स लगते हैं और इनके ऊपर टैक्स नहीं लगते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड लगाने के लिए इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ टैक्स लगाने पड़ेंगे, तो सही है, टैक्स लगाना चाहिए। तो यहां पर टैक्स लगा दिया उन्होंने उसके ऊपर 2% जो ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो ताकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक बनी रहे और बहुत बड़ा इनका एक प्रेजेंस भी यहां पर एक काफी इकोनॉमी के अंदर में, तो कुछ ना कुछ टैक्स इनके ऊपर होना चाहिए। तो वो जो टैक्स इनके द्वारा लगाया गया, तो इसलिए इसको बोला गया डिस्क्रिमिनेटरी। ये क्योंकि बोला जा रहा है कि ओनली यूएसए कंपनी पर अप्लाई हो रहा है, नहीं, ये यूएसए कंपनी पर अप्लाई नहीं है। ये जो मार्केट है डोमिनेट ही यूएसए की कंपनी के द्वारा की जा रही है। अब यूएसए की सारी कंपनी है यहां पर, तो क्या कर लिया उस पर, तो उन्हीं के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये बोलने वाली बात है थोड़ी सी यहां, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि हमारी जो इंटेंशन है वो टैक्स लगाने की ऐसे नहीं कि यूएसए कंपनी के ऊपर है, पर लेकिन यूएसए की ही सारी कंपनी है, तो हम उसमें क्या कर लें, ये आप लोग बताइए। तो ये था यहां पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोगों को देना है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ये है आरएलएस यानी कि रिजर्व लार्जेंसी। ये बोला गया कहां पर ये लोकेटेड है, इसके बारे में क्वेश्चन था। बोला गया कि मार्जिनल सी आर लोकेटेड इन सदर्न ओशन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका, और इसी के साथ में ये साउथ ऑफ द इंडियन ओशन, हमारा जो इंडियन ओशन है उसके साउथ में है, और सदर्न जो यहाँ पर सदर्न ओशन जो है उसके ईस्ट ऑफ अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा। लगभग 3000 मीटर ये आप लोगों को वाटर यहाँ पर देखने को मिलेगा डेप्थ गहराई में, और इसी के साथ में यहाँ पर ऑलमोस्ट ये आइस रहती है यहाँ पर, यानी कि हमेशा बर्फ की चादर ढकी रहती है इसके ऊपर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर बताइए पहले, फिर आंसर देखिए। देखिए पहले आंसर बताया कीजिए, ठीक है, उससे आप लोगों को पता भी रहेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया सी, सी सही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, तो आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर, ये है लाज रेव सी, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये कॉस्मोनेट सी, तो इसके बीच में आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी यहाँ पर है। अब इंडियन ओशन के बारे में बात करें तो इधर साउथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगी ये चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लोकेशन देख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, बाकी इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, और यार अच्छा लगता है तो लेक्चर दूसरों तक जरूर पहुंचाइए अगर आप लोगों को लगता है कि पहुंचाने लायक है। अगर नहीं पहुंचाने लायक तो डिसलाइक करके जरूर जाना, ताकि वीडियो को इंप्रूव किया जा सके, और बताना कि क्या कमी रह गई ताकि इंप्रूव किया जा सके। यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।